अस्सलामु अलैकुम, हेलो एंड स्वागत है आप सबका आज के एक और नए धमाकेदार और ज़बरदस्त वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ पेनक्रियाटाइटिस के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने पेनक्रियाटाइटिस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कॉजेज़ ऑफ पेनक्रियाटाइटिस के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, जब भी हम कॉजेज़ ऑफ पेनक्रियाटाइटिस के बारे में बात करते हैं तो इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि हेंसेली के हिसाब से पेनक्रियाटाइटिस 3 चीज़ों की वजह से होता है। नंबर 1, pre-activation of the pancreatic enzymes within the pancreas. Number 2, reduced blood flow. And number 3, अल्कोहलिज्म। क्लियर? लेकिन इन चीजों के अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं which are responsible for causing pancreatitis. Let us talk all those causes which are responsible for causing pancreatitis. जब भी हम इन causes के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक famous acronym आती है, we know it by I get smashed. तो चलिए, जब हम causes of pancreatitis के बारे में बात करेंगे तो आप इसके जरिए से जाएंगे I get smashed, ताकि क्रैम करने के साथ साथ आप इन चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाओ। तो चलिए आई पे चलते हैं। आई का मतलब होता है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मीन्स दैट द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द डिजीज इज अननोन। हमें इस डिजीज का, हमें इस पेनक्रियाटाइटिस वाली कंडीशन का एग्जैक्ट कॉज पता ही नहीं है। हमें सेलुलर लेवल पे पता ही नहीं है कि असल में पेनक्रियाटाइटिस होता कैसे है। हाँ, हमें बहुत कॉजेस पता है, हमें बहुत कुछ पेनक्रियाटाइटिस के बारे में पता है, लेकिन इट इज बिलीव्ड दैट अभी बहुत कुछ है जो हमें जानने की जरूरत है और अभी हमें मालूम नहीं है। सो पहले ही आप याद रखेंगे दैट द एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। द फर्स्ट कॉज ऑफ द पेनक्रियाटाइटिस इज दैट द कॉज इज अननोन, इडियोपैथिक। सेकेंड, जी का मतलब होता है गॉल स्टोन्स, यानी गॉल स्टोन्स की वजह से भी पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। हो सकता है क्या? होता है। गॉल स्टोन्स की मदद से भी या गॉल स्टोन्स की वजह से भी पेनक्रियाटाइटिस होता है। Being more specific in my words, I must use the term obstruction. यानी obstruction की वजह से भी क्या होता है? पेनक्रियाटाइटिस होता है। कैसे होता है? देखिए, नजर रखना, आराम से सुनने की कोशिश करना। जो गॉल स्टोन्स होते हैं ये गॉल ब्लेडर से मूव करके कॉमन बाइल डक्ट के जरिए से पहुंचते हैं आपके मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट, या मैं यूं कहूं कि ये पहुंचते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट की तरफ। जो ही ये हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट की तरफ पहुंचते हैं, ये वहां पे स्टक होके ओबस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। अब जो ही इन्होंने ओबस्ट्रक्शन कॉज की, अब देखिए होता क्या है। वहां से जो पेनक्रियाज में एसिनार सेल्स होती है, एसिनार सेल्स का काम क्या होता है? एसिनार सेल्स का काम होता है कि वो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करे। और जो इंटरकैलेटेड डक्ट्स होते हैं, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है कि बाइकार्बोनेट्स को सिक्रीट करे। अब चाहे एसिनार सेल्स एंजाइम्स रिलीज करे, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म, चाहे ये बाइकार्बोनेट रिलीज करे, ये जो सिक्रीशंस नीचे आएंगी इंटरकैलेटेड डक्ट के जरिए से, फिर इंटरलोब्यूलर डक्ट के जरिए से, फिर इंटरलोबर डक्ट के जरिए से, फिर मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट में जाएंगी, फिर हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट तक पहुंचेंगी। जब ये हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट तक पहुंचेंगी, वहां बोले क्या है? ओबस्ट्रक्शन है ना। तो अब ओबस्ट्रक्शन की वजह से ये सिक्रीशंस पेनक्रियाज से पास करके ड्यूडेनम में नहीं जा सकती, क्योंकि आगे ओबस्ट्रक्शन है या बीच में ओबस्ट्रक्शन है। तो ओबस्ट्रक्शन की वजह से पेनक्रियाज से निकलने वाली सिक्रीशन ड्यूडेनम में कतई नहीं जा सकती। अब वो पेनक्रियाज में ही एक्यूमुलेट हो जाती है, और एक्यूमुलेट होने के साथ साथ वो बैक फ्लो करती है और वापस जाती है एसिनार सेल्स में, ल्यूमन ऑफ द एसिनार सेल्स में। अब जो ही वो एसिनार सेल्स में चली जाती है, जरा बोलिए, एसिनार सेल्स में पेनक्रियाटिक एंजाइम्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। इनको रिलीज होके ड्यूडेनम में जाना था, लेकिन ओबस्ट्रक्शन की वजह से ये यहीं पे एक्यूमुलेट हो गई, ये यहीं पे जमा हो गई। अब एक्यूमुलेट होने के साथ साथ देखिए होता क्या है। ये एसिनार सेल जो है, इस एसिनार सेल में लाइसोसोम्स भी होंगे ना, क्योंकि ये सेल है और सेल में लाइसोसोम्स का होना लाजमी मलजूम है, यानी इसमें लाइसोसोम्स होंगे ही होंगे। अब जब ये पेनक्रियाटिक एंजाइम्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो लाइसोसोम्स इन पेनक्रियाटिक एंजाइम्स या जाइमोजन ग्रैन्यूल्स के साथ मिल जाते हैं, कॉलोनाइज हो जाते हैं।
जो ही लाइसोसोम्स इन पैनक्रियाटिक एंजाइम्स या जाइमोजन ग्रैन्यूल्स जिनमें ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं उनके साथ मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो लाइसोसोम्स में एक एंजाइम होता है, वी कॉल दैट एंजाइम एज कैथेप्सिन बी, और बीइंग मोर स्पेसिफिक आई मस्ट कॉल दैट लाइसोसोमल कैथेप्सिन। क्लियर? तो इन लाइसोसोम में क्या होता है, लाइसोसोमल कैथेप्सिन, या जिसको मैं कैथेप्सिन बी के नाम से जानता हूं, वो इन एंजाइम्स को, जो इन जाइमोजन ग्रैन्यूल्स में एंजाइम्स है, या जो इन जाइमोजन ग्रैन्यूल्स में एंजाइम्स है, कौन से एंजाइम्स, ट्रिप्सिनोजिन या काइमोट्रिप्सिनोजिन, वो उनके साथ बाइंड होके, उनके साथ मिलकर उनको एक्टिवेट करते हैं। बात समझ आई? आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, सारी सिक्रीशन जमा हुई एसिनार सेल्स में। अब एसिनार सेल्स में सिक्रीशन जमा हुई ना इन वेसिकल्स, इन वेसिकल्स को क्या कहते हैं, जाइमोजन ग्रैन्यूल्स। अब जाइमोजन ग्रैन्यूल्स में सारी सिक्रीशन है कि नहीं है? हाँ है। अब इस एसिनार सेल में क्या है, लाइसोसोम भी है, क्योंकि ये सेल है और सेल में लाइसोसोम्स होते हैं। अब ये लाइसोसोम क्या काम करता है, ये मिल जाता है, ये बाइंड हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, किसके साथ, इसी जाइमोजन ग्रैन्यूल के साथ, और कैथेप्सिन बी की मदद से, कैथेप्सिन बी एंजाइम होता है जो कहां पे होता है, लाइसोसोम में, उस कैथेप्सिन बी की मदद से ये लाइसोसोम जो है ये इन एंजाइम्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ये ट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है और बनाता है ट्रिप्सिन। उसके बाद ये जो ट्रिप्सिन है ये काइमोट्रिप्सिनोजिन को भी एक्टिवेट करता है और बनाता है काइमोट्रिप्सिन। अब बोलिए ट्रिप्सिन एक्टिवेट कहां हुआ, पैनक्रियाटिक सेल्स में हुआ ना। काइमोट्रिप्सिनोजिन एक्टिवेट कहां हुआ, पेनक्रियाज में हुआ ना। कल मैंने बोला था, पुराने वीडियो में मैंने बोला था कि ये जो सिक्रीशंस हैं ये एक्टिवेट ड्यूडिनम में होनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ एंटीरोकाइनेज, लेकिन नहीं बाबा, ये वहां पे एक्टिवेट होने के बजाय पेनक्रियाज में ही एक्टिवेट हो रही है। और जब ये पेनक्रियाज में ही एक्टिवेट हो रही है, बोले ट्रिप्सिन एक्टिवेट हुआ ना, काइमोट्रिप्सिन एक्टिवेट हुआ ना। अब इन एंजाइम्स का, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, इनका काम क्या है, दे आर प्रोटीएसेस, ये प्रोटीन को ब्रेक करने में मदद करते हैं। लेकिन यार यहां पे तो इनको प्रोटीन है ही नहीं, वो तो ड्यूडिनम में है, वो तो हमने ग़िज़ा के साथ खाया है, वहां जाके प्रोटीन को ब्रेक करना था, यहां तो प्रोटीन है नहीं। अब ये क्या काम करेंगे, इनको पता है कि जो एसिनार सेल है ये अपने ही सेल्स को खाना शुरू करेंगे, क्योंकि दे नो कि सेल्स में प्रोटीन्स भी होते हैं, ये अपने ही सेल्स को डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं, ब्रेक करना शुरू करते हैं बाय अ प्रोसेस नोन एज ऑटो डाइजेशन। अब बोलिए ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सारी सिक्रीशन एक्यूमुलेट लाइसोसोम्स के साथ मिल गई, लाइसोसोम सिक्रीशन के साथ मिली, तो यहां पे क्या हुआ, ट्रिप्सिनोजिन कन्वर्ट हुआ इनटू ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ने फिर काइमोट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट किया इनटू काइमोट्रिप्सिन। अब हमारे पास दो एक्टिव प्रोटीएसेस है, एक ट्रिप्सिन दूसरा काइमोट्रिप्सिन। अब दोनों ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये दोनों क्या काम करेंगे, ये एसिनार सेल्स को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, ये पेनक्रियाज की सेल्स को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे बाय अ प्रोसेस नोन एज ऑटो डाइजेशन। अब जब ये अपने ही पेनक्रियाटिक सेल्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, इट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियाज लीडिंग टू अ कंडीशन नोन एज पैनक्रियाटाइटिस। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट कॉज ऑफ द पैनक्रियाटाइटिस। Now let us talk about the second cause of the pancreatitis, that is E. E means ethanol. अब यार अल्कोहल जो है ना, इसकी वजह से भी क्या होता है, पैनक्रियाटाइटिस। अब इट डजंट मैटर कि आप कौन सा वाला अल्कोहल पी रहे हो, आप इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर पी रहे हो या इंडियन मेड लिक्वर पी रहे हो, आप देसी दारू पी रहे हो या आप विदेशी दारू पी रहे हो, सस्ता नशा कर रहे हो या आप एक्सपेंसिव शराब पी रहे हो, दोनों टाइप्स के अल्कोहल की वजह से पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। क्लियर? अब होगा कैसे, देखिए इसके पीछे बहुत वजूहात है, इसके पीछे बहुत रीजंस है, बहुत मैकेनिज्म है कि अल्कोहल कैसे पैनक्रियाटाइटिस कॉज करता है। लेकिन एक मैकेनिज्म मैं आपके सामने अर्ज करूंगा या आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। देखिए जो अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल का क्या काम होता है पैनक्रियाटाइटिस में, ये जो पैनक्रियाज में मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये डिवाइड होता है, बनाता है इंटरलोबर डक्ट, वो डिवाइड होता है, बनाता है इंटरलोब्यूलर डक्ट, वो आगे जाके डिवाइड होता है और बनाता है इंटरकैलेटेड डक्ट। इंटरकैलेटेड डक्ट ओपन होता है कहां पे, एसिनार सेल के ल्यूमन में। अब ये जो इंटरकैलेटेड डक्ट है ना, इनका काम होता है बाइकार्बोनेट सिक्रीट करना। अल्कोहल देखिए, अल्कोहल का काम क्या होता है, ये स्टिमुलेट कर देता है इंटरकैलेटेड डक्ट्स को, या मैं यूं कहूं कि इट स्टिमुलेट्स द डक्टल सिक्रीशन, ये डक्टल सिक्रीशन को एनहांस करता है, ये डक्टल सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, ये डक्टल सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। अब बोलिए ना ही सिर्फ इंक्रीज करता है बल्कि उस डक्टल सिक्रीशन को मोर विस्कस बनाता है।
अब इंटरकैलेटेड डक्ट्स का काम क्या था? बाइकार्बोनेट रिलीज करना, लेकिन अल्कोहल की वजह से वो ज्यादा बाइकार्बोनेट रिलीज कर रही है। इतना ही नहीं, बल्कि जो बाइकार्बोनेट वो रिलीज कर रही है ये मोर विस्कस होता है। क्या होता है? अब मोर विस्कस होने की वजह से ये इंटरकैलेटेड डक्ट्स को ब्लॉक करता है, क्योंकि मोर विस्कस है ना, तो इंटरकैलेटेड डक्ट्स ब्लॉक होंगे। जब इंटरकैलेटेड डक्ट्स ब्लॉक होंगे तो भाई बोलिए जो एसएनआर सेल से सिक्रीशन आई क्या नीचे जा पाएगी? अरे नहीं जा पाएगी भाई, आगे ओबस्ट्रक्शन है, आगे विस्कसिटी ज्यादा है, आगे बहुत ज्यादा बाइकार्बोनेट सिक्रीट हुआ है, जिसकी वजह से ओबस्ट्रक्शन हुई है। ओबस्ट्रक्शन हुई है, तो जिसकी वजह से पेनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्यूमुलेट हो गए हैं विद इन द पेनक्रियाटिक सेल्स। जिन एक्यूमुलेट हो गए तो फिर वही होगा। क्या वही होगा? एसएनआर सेल्स में जो एक्यूमुलेट हुए हैं सेल्स या एक्यूमुलेट हुए हैं एंजाइम्स, ये एंजाइम्स मिल जाएंगे किसके साथ? ये मिल जाएंगे लाइसोसोम्स के साथ। और लाइसोसोम्स में जो एंजाइम होता है कैथेप्सिन बी, ये इन पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को क्या काम करेगा? एक्टिवेट करेगा। जो ही एक्टिवेट करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा? ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट करेगा इनटू काइमोट्रिप्सिन। अब जब ट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट करेगा इनटू ट्रिप्सिन। अब जब ट्रिप्सिन एक्टिवेट हुआ, ट्रिप्सिन किसको कन्वर्ट करेगा? काइमोट्रिप्सिन को एक्टिवेट करेगा इनटू काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन को एक्टिवेट करेगा इनटू काइमोट्रिप्सिन। अब आपके पेनक्रियाज में दोनों एक्टिवेटेड एंजाइम्स फिर से आ गए। कौन कौन? ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ये फिर से वही प्रोसेस करेंगे, अपने ही सेल्स को खाना शुरू करेंगे और लीडिंग टू अ कंडीशन कॉल्ड एज शाबाश पेनक्रियाटाइड्स। इज दैट क्लियर? तो पहला काज आपने याद रखा गॉलस्टोन्स, दूसरा काज आपने याद रखा एथेनॉल, अब तीसरा काज जीईटी, टी का मतलब ट्रॉमा। देखिए ट्रॉमा की वजह से भी क्या होता है? पेनक्रियाटाइड्स काज होता है। अब ट्रॉमा कैसे हो? ये ब्लंट इंजरी हो या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हो, ब्लंट ट्रामा हो या पेनिट्रेटिंग ट्रामा हो, आपको पता है, वो मुझे डिफरेंस समझाने की जरूरत नहीं है। ब्लंट ट्रामा में क्या होता है कि जो स्किन है वो पेनिट्रेट नहीं होता, स्किन नहीं कट जाता, बस अगर आप एक्सीडेंट हो गया है तो अंदर वाले ऑर्गन्स डैमेज हो गए, लेकिन बाहर वाला जो स्किन है ये पेनिट्रेट नहीं हुआ। जैसे कि अगर आप किसी को नाइफ मारोगे, छुरी मारोगे या उसका स्किन काट के छुरी अंदर घुसा दोगे तो इसको हम पेनिट्रेटिंग ट्रामा बोलते हैं। अगर ये नाइफ घुसाने के बगैर या स्किन पेनिट्रेट करने के बगैर कोई भी इंजरी होती है उसको हम ब्लंट इंजरी कहते हैं। जैसे कि हेड में होती है ब्लंट इंजरी एंड ट्रॉमेटिक इंजरी, फिर वहां पे हम कंकशन कंट्यूजन वगैरह पढ़ते हैं, वहां में नहीं जाऊंगा, फिलहाल हम पेनक्रियाज की बात करते हैं। तो ट्रामा की वजह से भी क्या होता है? पेनक्रियाटाइड्स, चाहे फिर वो ब्लंट ट्रामा हो या पेनिट्रेटिंग ट्रामा हो, ब्लंट ट्रामा हो या पेनिट्रेटिंग इंजरी हो, दोनों किस्म के इंजरीज की वजह से पेनक्रियाटाइड्स होता है, लेकिन ज्यादा मोस्ट कॉमनली ये पेनिट्रेटिंग ट्रामा की वजह से होता है। यानी जब छुरी या जब नाइफ जो है जब ये पेनिट्रेट करेगी स्किन को और पहुंचेगी कहां पे? इनटू द पेनक्रियाज, तब जाके पेनक्रियाटाइड्स होता है। कैसे होता है? देखिए एक तो ये समझाने की जरूरत ही नहीं है, इसको पता है कि नाइफ जो है या जो छुरी है ये डायरेक्टली पेनक्रियाटिक सेल्स को डैमेज करेगी, इन्फ्लामेशन होगी लीडिंग टू अ कंडीशन नोन एज पेनक्रियाटाइड्स। लेकिन दूसरी वजह मैं आपको बता दूं, कभी कभार अगर किसी इंसान में पेनक्रियाटिक सिस्ट है, पेनक्रियाटिक सिस्ट विच कैन बी ट्रू और विच कैन बी सीडोसिस्टस। सिस्ट दो किस्म के होते हैं, सीडोसिस्ट होता है और ट्रू सिस्ट होता है। आपको पता है जो सीडोसिस्ट होते हैं ना ये ज्यादा हार्मफुल होते हैं एज कंपेयर टू द ट्रू सिस्ट, बिकॉज दे कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस विद इन देम। अगर ये ब्रेक हो गए, अगर ये ब्लास्ट हो गए, दे कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियाटाइड्स। अब देखिए अगर किसी इंसान ने आपको नाइफ घुसा दिया है या आपको कोई भी चोट लगी है पेनक्रियाज में, कोई भी इंजरी हुई है, इस इंजरी की वजह से क्या हो सकता है? ये सीडोसिस्ट ब्रेक होगा। सीडोसिस्ट ब्रेक होगा तो इसमें जो टॉक्सिन्स है बाहर आएंगे, जो टॉक्सिन्स बाहर आएंगे दे विल कॉज इन्फ्लामेशन एंड लीडिंग टू अ कंडीशन नोन एज पेनक्रियाटाइड्स, एज सिंपल एज दैट। तो 3 काज IGET। इसके बाद स्मैश्ड S, स्टीरॉइड्स की बात करते हैं। तो स्टीरॉइड्स भी इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। यहां पे असल में आप कंफ्यूज होने चाहिए क्योंकि स्टीरॉइड्स असल में इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, दे एक्चुअली रिड्यूस इन्फ्लामेशन, दे आर एंटी इन्फ्लामेटरी। लेकिन इसके कहने का यहां मतलब यह है कि अगर आप स्टीरॉइड्स को बहुत ज्यादा टाइम तक, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम तक ले रहे हो और इनके डोज को ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम और ज्यादा डोज ले रहे हो, तब जाके इन्फ्लामेशन कॉज होगी। ये तब
कब होता है? अक्सर में जो बॉडी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं स्टीरॉइड्स को, या बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज को एनहांस करने के लिए स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, उस टाइम पे क्या होता है कि जो स्टीरॉइड्स होते हैं ये हमारे बॉडी में टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं. रिमेंबर दिस, इफ यू टेक स्टीरॉइड्स फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम एंड इन हेवी डोजेस दे प्रोड्यूस सम टॉक्सिक केमिकल्स विद इन द बॉडी, सच एज दे प्रोड्यूस ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इवन दे प्रोड्यूस इंटरल्यूकिन्स. इन नॉर्मल कंडीशंस जो स्टीरॉइड्स होते हैं ये इंटरल्यूकिन्स के प्रोडक्शन को कम करते हैं, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में लेने से या ज्यादा डोजेस में लेने से या प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम तक लेने से ये क्या काम करते हैं? इंटरल्यूकिन की प्रोडक्शन को एनहांस करते हैं, या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एनहांस करते हैं, या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है? इन सारे केमिकल्स की वजह से क्या होता है? हमारे पेनक्रियाज की सेल्स डैमेज हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है पेनक्रियाज में, लीडिंग टू अ कंडीशन नोन एज पेनक्रियाटाइटिस. इन सिंपल आप याद रखेंगे, स्टीरॉइड्स इज द रेयर फॉर्म ऑफ कॉजिंग पेनक्रियाटाइटिस. यूजुअली ये पेनक्रियाटाइटिस कॉज नहीं करते बिकॉज दे आर यूज्ड टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन. इज दैट क्लियर? लेकिन अगर आप प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक ले रहे हो, हेवी डोजेस में ले रहे हो, तब जाके ये स्टीरॉइड्स आपके बॉडी में कुछ टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, और बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस करने की वजह से, उन केमिकल्स की वजह से क्या हो सकता है? उन केमिकल्स की वजह से पेनक्रियाटाइटिस कॉज हो सकता है. इसके बाद एम का मतलब मम्प्स वायरस. अब जो मम्प्स वायरस है ये भी पेनक्रियाटाइटिस कॉज करता है यूजुअली इन चिल्ड्रन. नॉट ओनली पेनक्रियाटाइटिस, इट कैन कॉज इंफेक्शन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड एज वेल. इज दैट क्लियर? आपने उसके बारे में सुना होगा, बताने की जरूरत मुझे नहीं है. तो मम्प्स वायरस जो है ये पैरोटिड ग्लैंड का भी इंफेक्शन कॉज कर सकता है, और साथ ही साथ ये पेनक्रियाटाइटिस भी कॉज करता है. कैसे? इसके दो वजह है. नंबर एक, ये डक्टल सिक्रीशन को इंक्रीज करता है. दूसरा, ये एसिनॉर सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है. जितनी एसिनॉर सेल्स स्टिमुलेट हो जाएंगी उतनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनेंगी. जितने डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनेंगे उतने वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे. जितने वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे उतना ज्यादा कैथेप्सिन भी उन पे एक्ट करके उनको एक्टिवेट करेगा विद इन द पेनक्रियाज, लीडिंग टू पेनक्रियाटाइटिस. एक जर्नल में मैंने पढ़ा था, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमन एंड हेल्थ साइंस, वॉल्यूम 2 और चैप्टर नंबर 263 पे लिखा गया था कि एक 25 साल के एडल्ट में, यूं कहूं एडल्ट में देखा गया था कि उसमें जो पेनक्रियाटाइटिस हुआ था वो हुआ था ड्यू टू द मम्प्स वायरस. क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि मम्प्स वायरस भी एक कॉज है, हालांकि रेयर कॉज है, बट इट इज द कॉज ऑफ द पेनक्रियाटाइटिस. इज दैट क्लियर? इसके बाद ए मींस ऑटो इम्यून डिजीज. ये मुझे एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप बीएससी नर्सिंग में आते हो तो अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो दो चीजें आपको पता होती है, एक आपकी हैंड वॉशिंग और दूसरा आपका ऑटो इम्यून डिजीज. ऑटो इम्यून डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली आपकी हेल्दी सेल्स पे अटैक करता है. क्लियर? एक ऐसी कंडीशन जिसपे आपका इम्यून सिस्टम आपके ही हेल्दी सेल्स पे अटैक करके उनको डैमेज करता है. तो ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से आपका इम्यून सिस्टम पेनक्रियाटिक सेल्स पे ही अटैक करेगा और उनको ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, लीडिंग टू अ कंडीशन नोन एज pancreatitis. So I didn't explain this very much cause because this is known to everyone, this is familiar to everyone, so I don't need to explain it at all. Moving ahead, we have SMAS. S, scorpion sting. S means scorpion sting or scorpion bite. स्कॉर्पियन स्टिंग जो कि यूजुअली साउथ अमेरिका में पाया जाता है, इसकी वजह से भी पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है. कैसे हो सकता है? क्योंकि ये एक हमारे बॉडी में एक वेन्यूम इंजेक्ट करता है जिसे हम सेरुलेटस वेन्यूम कहते हैं. अब जो सेरुलेटस वेन्यूम, आई एम सॉरी, अब जो सेरुलेटस वेन्यूम है इसमें बहुत सारे न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, जैसे कि टाइटोटॉक्सिन. अब जो ये टाइटोटॉक्सिन है ना, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से जो डक्टल सिक्रीशन है वो इंक्रीज होती है. देखिए, स्कॉर्पियन बाइट एक वेन्यूम कंटेन करता है, उसमें एक वेन्यूम होता है जिसे हम सेरुलेटस वेन्यूम कहते हैं. सेरुलेटस वेन्यूम में बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, ना ही सिर्फ टॉक्सिन्स बल्कि एंजाइम्स भी होते हैं. एक टॉक्सिन है टाइटोटॉक्सिन. ये जो टॉक्सिन है ना, ये डक्टल सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, और डक्टल सिक्रीशन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? डक्टल सिक्रीशन इंक्रीज होने की वजह से डक्ट्स ब्लॉक हो जाएंगे. डक्ट्स ब्लॉक हो जाएंगे तो एसिनॉल सेल्स की जो सिक्रीशन है वो वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और फिर वही होगा जो पहले कॉज में हुआ था. क्लियर? दूसरा, ये हाइयालुरोनिडेज एंजाइम जो है वो उसकी सिक्रीशन को इंक्रीज करता है. हाइयालुरोनिडेज एंजाइम जो है ये हाइयालुरोनिक एसिड को ब्रेक करता है, और हाइयालुरोनिक एसिड का काम होता है कि सेल्स को एक साथ रखना. हाइयालुरोनिक एसिड कीप्स आवर सेल्स टुगेदर, बट द एंजाइम हाइयालुरोनिडेज इट इनहिबिट्स और इट ब्रेक्स
hyaluronic acid. Once the secretion of hyaluronidase is increased in our body, तो हाइलुरोनिक एसिड जो है वो क्या काम नहीं कर पाएगा, यानी वो सेल्स को एक साथ नहीं रख पाएगा, लीडिंग टू अ कंडीशन नोन एज पैनक्रियाटाइटिस। तो इन शॉर्ट आप याद रखेंगे कि स्कॉर्पियन बाइट जो है इसकी वजह से भी पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। कैसे? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरोटॉक्सिन्स के नाम से जानते हैं। एक कमाल का न्यूरोटॉक्सिन टाइटोटॉक्सिन है जो कि एसएनआर सेल्स में डक्टल सिक्रीशन इंक्रीज करता है, यानी इंटरकैलेटेड डक्ट्स की सिक्रीशन इंक्रीज करता है। वंस द डक्टल सिक्रीशन इज इंक्रीज्ड, वंस द डक्टल सिक्रीशन इज increased, they'll block the ducts and accumulate all the secretion coming from the SNR cells into the SNR cells. SNR cells से आने वाली secretion को वहीं पे accumulate कर देंगी, which leads to colonization of the zymogen granules with that of the lysosomes. Once the lysosomes they colonize, once the lysosomes combine with these zymogen granules with the help of cathepsin B, they'll activate the trypsinogen into trypsin, which later on converts chymotrypsinogen into chymotrypsin. Now we have two types of active enzymes within the pancreas, trypsin and chymotrypsin. These two enzymes are known as proteases, and these two enzymes will definitely auto digest the cells of the pancreas, leading to auto digestion and hence pancreatitis. समझ आई ना? ना इसके बाद H का मतलब हाइपर ट्राइग्लाइसराइडीमिया, यानी जब हमारे ब्लड में ट्राइग्लाइसराइड्स की लेवल एलिवेट हो जाती है, बढ़ जाती है। अब आपको पता है जब भी ट्राइग्लाइसराइड्स हमारे जीआई ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होते हैं, दे आर एब्जॉर्ब्ड एंड दे आर एनक्लोज्ड टू फॉर्म अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नोन एज कॉलीमाइक्रॉन। अब जितना ज्यादा, चाहे आप डाइट के साथ लो, चाहे एक आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर हो, यानी चाहे जेनेटिक डिसऑर्डर हो या आप डाइट के साथ ज्यादा ट्राइग्लाइसराइड्स लो, ट्राइग्लाइसराइड्स की लेवल बहरहाल आपके ब्लड में एलिवेट हो गई है। जितने ज्यादा ट्राइग्लाइसराइड्स उतने ज्यादा कॉलीमाइक्रॉन्स। अब ये जो कॉलीमाइक्रॉन्स होंगे ना, जब ये पेनक्रियाज की कैपिलरीज तक पहुंचेंगे, ये पेनक्रियाज की कैपिलरीज में जाके वहां पे स्टक हो जाएंगे, वहां पे कैपिलरीज को ब्लॉक करेंगे। Now you take more triglycerides, you will have more chylomicrons in the blood. You will have more chylomicrons in the blood. Once these chylomicrons will reach to the capillaries of the pancreas, they'll stuck there and block it. ये chylomicrons pancreas तक जाएंगे, वहां पे कैपिलरीज में फंस जाएंगे, स्टक हो जाएंगे और ब्लॉक करेंगे। अब जो ही आपके पेनक्रियाज की कैपिलरीज ब्लॉक हो गई या वहां की वेसल्स ब्लॉक होगी, जरा बोलिए ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया कि नहीं हो गया? ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया। ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया तो बोलिए क्या इसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम नहीं होगी? हाँ, ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होगी। ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई, ब्लड सप्लाई कम हुई, बोले इस्कीमिया होगा कि नहीं होगा? हाँ, इस्कीमिया हुआ इस्कीमिया तो नेक्रोसिस नहीं होगा, नेक्रोसिस हुआ। वंस द नेक्रोसिस ऑकर्स, इन्फ्लामेशन आपको तो पता ही है, वंस देयर इज नेक्रोसिस देयर इज पैनक्रियाटाइटिस। क्लियर? तो मैंने कहा कि जब ट्राइग्लाइसराइड्स की लेवल ज्यादा बढ़ जाएगी तो कॉलीमाइक्रॉन ज्यादा होंगे। ज्यादा कॉलीमाइक्रॉन जब आपके ब्लड में जाएंगे, जब ही वो पैनक्रियाज की वेसल्स में पहुंचेंगे, वो वहां पे फंस जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे और ब्लड सप्लाई कम करेंगे पेनक्रियाज को। जब ब्लड सप्लाई पेनक्रियाज की कम होगी तो इस्कीमिया होगा और नेक्रोसिस होगा, लीडिंग टू अ कंडीशन नोन एज पैनक्रियाटाइटिस। सो SMASH E and D। अब E और D रहा हमारे पास। E का मतलब है ERCP, एंटीरो रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी। ये एक प्रोसीजर है जो हम यूजुअली करते हैं ताकि हम विजुअलाइज कर पाए कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो पेनक्रियाज में है। ये असल में एक प्रोसीजर है जो हम इसलिए करते हैं टू फाइंड आउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, एनी एबनॉर्मलिटी फाउंड विद इन द पेनक्रियाज। क्लियर ना? अब इसकी वजह से पेनक्रियाटाइटिस कैसे हो सकता है? हो सकता है ना कि इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से विजुअलाइज करने के दौरान पेनक्रियाज में कोई भी ट्रॉमा हो। अगर इस प्रोसीजर की वजह से या इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो हमने इंसर्ट किया थ्रू द माउथ और कहां पहुंचाया? पेनक्रियाज में, टू विजुअलाइज एनी एबनॉर्मलिटी और टू विजुअलाइज एनी ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये प्रोसीजर करने के दौरान हो सकता है इट कैन डैमेज और इट कैन इंजर द सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज। अब अगर वहां पे ट्रॉमा हुआ इसकी वजह से, तो आपको पता ही है ट्रॉमा की वजह से तो पेनक्रियाटाइटिस होता ही होता है। इज दैट क्लियर? तो E फॉर एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी। इसके बाद डी फॉर ड्रग्स की वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, चाहे फिर वो एंटीबायोटिक जैसे सल्फोनामाइड हो या फिर वो एंटी कन्वल्सेंट जैसे कि फेनाटोइन हो। ड्रग्स की वजह से भी पेनक्रियाटाइटिस कॉज हो सकता है कि हम ड्रग्स की वजह से एक डिजीज को ठीक कर रहे हैं लेकिन इन ड्रग्स का साइड इफेक्ट है इन्फ्लामेशन। सो
we are taking the drugs to treat other disease, but the side effect of this very much medication is the inflammation of the pancreas or the inflammation of any other organ. Is that clear? तो ड्रग्स की वजह से भी पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है अगर इन ड्रग्स का क्या है, साइड इफेक्ट है इन्फ्लामेशन. नॉट ओनली द साइड इफेक्ट बट दे कैन कॉज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एज वेल. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपको पता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब है जब हमारे बॉडी में इम्बैलेंस हो जाएगी बिटवीन द फ्री रेडिकल्स. क्लियर? फ्री रेडिकल्स एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे सेल्स को डैमेज करने की सलाहियत, काबिलियत रखते हैं. Free radicals are the molecules, they are the substances that can damage our cells. Now if there occurs imbalance between the production of the free radicals and removing of the free radicals, now we call this imbalance as oxidative stress. और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से भी पेनक्रियाटाइटिस कॉज हो सकता है. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ तो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में जमा, फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में जमा होंगे तो भाई ये क्या पेनक्रियाज की सेल्स को डैमेज नहीं करेंगे? हाँ, पेनक्रियाटाइटिस की सेल्स को डैमेज करेंगे, तो लीडिंग टू अ डिजीज कॉल्ड एज पेनक्रियाटाइटिस. सो दीज आर द कॉज ऑफ पेनक्रियाटाइटिस. लेट अस टॉक अबाउट